हक मांगने में भी अब शराफत गुनाह हो गई। जो चुप रहा वो मासूम, जो बोला वो सियासी हो गया। हमारा संविधान अनुच्छेद 15 और 16 खुद कहता है कि आरक्षण एक अपवाद है, सामाजिक बराबरी लाने का एक औजार, कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं। सवाल ये है, क्या इस अपवाद की समय समय पर समीक्षा हो रही है जैसा संविधान की मूल भावना थी, या ये अपवाद ही अब हमेशा के लिए अस्थायी नियम बन चुका है? ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा संविधान कहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सोचिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथ में तिरंगा लिए हजारों लोग खड़े हैं। नारे नहीं, गाली गलौज नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही है और मांग सिर्फ एक है, हमारी भी सुनो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये 21 अगस्त शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर की सच्ची तस्वीर थी और प्रदर्शनकारियों की एक ही रट थी कि पीएम मोदी को ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। तो अब सवाल है, जब पूरा देश आरक्षण पर बात करने से डरता है तो सड़क पर उतरे इन लोगों की बात कौन सुनेगा? और आज हम इस कड़ी में इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं परत दर परत। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन के बैनर तले बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना जैसे संगठन शामिल हुए। भारी संख्या में लोग जुटे, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर गुस्सा और साथ में उम्मीद। पर यहीं से विवाद शुरू हुआ। आयोजकों का दावा है कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले से ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए परमिशन की अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन वाले दिन दोपहर करीब 12 बजे अचानक जगह बदलकर रामलीला मैदान कर दी गई और सिर्फ 500 लोगों की सीमा तय कर दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए लिया गया और सोशल मीडिया पर परमिशन मिलने के दावों को फर्जी और भ्रामक बताया गया। बावजूद इसके भीड़ जंतर मंतर पर पहुंची। शाम 4 बजे तक की सीमित अनुमति खत्म होने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों ने कार्यवाही करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। तो सवाल ये है, अगर अर्जी महीनों पहले लगी थी तो फैसला आखिरी घंटे में क्यों आया? क्या ये सच में भीड़ प्रबंधन था या भीड़ को ही प्रबंधित करने की एक तरकीब? खैर, अब बात करते हैं मांग की कि प्रदर्शनकारी आखिर चाहते क्या हैं, जो कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे और उनकी मांग बिल्कुल सीधी है। वो 4 मुद्दे हैं कि आरक्षण देते वक्त आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। दूसरा, गरीब बच्चों की शिक्षा और कोचिंग पर सरकार ध्यान दे। तीसरा, कम से कम आरक्षण नीति की समीक्षा हो। और चौथा, कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भी आपत्ति जताई। पिछले कई सालों से यही मांग बार बार उठा रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस पर बात करने को तैयार नहीं दिखता। और आइए आप उन पर बात करते हैं जो लोग कह रहे थे कि अरे आएगा कौन, सवर्ण समाज के पास इतना टाइम नहीं है। जंतर मंतर की तस्वीरें उनके मुंह पर जवाब थी। रात होते होते भीड़ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती चली गई। लोग बसों पर चढ़ गए, तिरंगा लहराते रहे, मोबाइल कैमरों में वो पल कैद करते रहे। और सबसे दिलचस्प बात, ये लोग वो नहीं थे जो गाली गलौज कर रहे थे, ये वो लोग थे जो खड़े होकर बैठकर हनुमान चालीसा गा रहे थे। जिस भीड़ के पास चाहने पर उग्र होने का मौका था, उसने शांति का रास्ता चुना। प्रदर्शनकारी वहाँ पर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमारे किन पूर्वजों ने अत्याचार किया था, नाम बताइए, हम माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन हमें भी न्याय चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल का है कि क्या सामूहिक सजा किसी लोकतंत्र में जायज है जब गलती किसी और पीढ़ी की मानी जा रही हो? आइए आगे बढ़ते हैं। बैरिकेडिंग हुई, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हुई और तय समय के बाद हिरासत में लेने की कार्यवाही शुरू हुई, जबकि इसी जंतर मंतर पर पहले भी कई प्रदर्शन बिना ऐसी सख्ती के चलते रहे। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन सब कुछ बंटता रहा। तो सवाल ये है, लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होने का दावा किया जाता है, क्या अनुमति और शक्ति भी कभी कभी ये देखकर तय होती है कि सड़क पर उतरा कौन है? बहरहाल अब बढ़ते हैं उस तरफ जहाँ से बात थोड़ी और गहरी होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ सड़क पर उतरी भीड़ का नहीं है, सवाल उन विचारकों का भी है जिनकी दुहाई देकर पार्टियां वोट मांगती हैं। तो आइए पहले नजर डालते हैं गुरु गोलवलकर के विचार। संघ को याद दिलाना जरूरी है, अगर सवर्ण समाज की बात कोई नहीं सुनना चाहता तो कम से कम बीजेपी, RSS
और कांग्रेस जैसे दलों को उन विचारकों की तो सुननी चाहिए जिनकी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ने का दावा करते हैं। आरएसएस के दूसरे सर संघचालक गुरु गोलवलकर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जाति के कारण सामाजिक या राजनीतिक रूप से किसी प्रकार की वंचना या असुविधा झेल रहा है तो उसे पूरी तरह दूर किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सुविधाओं की परिकल्पना केवल 10 वर्षों के लिए की थी, यानी 1950 में। हम केवल जाति के आधार पर जारी विशेष अधिकारों के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे लोगों में अलग इकाई बने रहने का स्वार्थ पैदा होगा। सहायता उन सभी को मिलनी चाहिए जो अभावग्रस्त हैं, चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से हों। और ये सब कुछ आरएसएस के आधिकारिक दस्तावेजों और पोर्टल पर दर्ज है, आप सब जाकर देख सकते हैं। सोचिए, आज जो नारा दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, गुरु गोलवलकर का मानना था कि आरक्षण जाति के नाम पर लगातार चलता रहेगा तो समाज बटा ही रहेगा, क्योंकि उसका फायदा लेने के लिए हर कोई खुद को अलग मानकर चलेगा, और हो भी वही रहा है। नतीजा हम सबके सामने है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो संघ की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली इकाई है, वो भी कहती है कि समीक्षा की जरूरत है। और जब मोहन भागवत जी ने खुद इस पर विचार की बात कही तो बिहार चुनाव में सियासी नुकसान का हवाला देकर चुप्पी साध ली गई। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या विचारधारा चुनावी नफे नुकसान की मोहताज होती है? और अगर आज चुनाव की वजह से चुप्पी है तो कल भी यही बहाना मिलेगा और परसों भी। और ये सिर्फ गुरु गोलवलकर की बात नहीं थी, खुद संघ से जुड़े राजनीतिक दल ने भी दशकों पहले एक वादा किया था जो आज तक अधूरा है। भारतीय जनसंघ के 1967 के चुनाव घोषणा पत्र में साफ लिखा था, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिल रही हैं, और जिन वर्गों का उत्थान पहले से ही हो चुका है उनके अंदर पिछड़े बने रहने के भाव को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ये वादा 1967 में दिया गया था, आज 2026 का समय है। मोदी सरकार ने EWS वर्ग के लिए 10% आरक्षण जरूर दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या सवर्ण समाज में सिर्फ 10% लोग ही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं? बाकी 90% वो कहाँ हैं? कहाँ जाएं? अब तक हमने बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जुड़े सवाल उठाए, लेकिन ये कहानी अधूरी रहेगी अगर हम कांग्रेस को न छेड़ें, क्योंकि उनके भी बड़े नेता कभी इसी मुद्दे पर बोल चुके हैं और कांग्रेस को याद दिलाना भी जरूरी है। ये सिर्फ बीजेपी आरएसएस से जुड़ा सवाल नहीं है, कांग्रेस भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाती, क्योंकि उनके ही पुरखों ने ये विवाद खड़ा किया। तो चलिए कांग्रेस को भी उनके नेताओं के विचार याद दिलाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण लागू करेंगे तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को पीछे ढकेल देंगे और उन्हें दूसरे या तीसरे दर्जे का बना देंगे। ये रास्ता केवल मूर्खता नहीं बल्कि विनाश की तरफ ले जाता है। मुझे किसी भी प्रकार का आरक्षण, विशेषकर सेवाओं में, पसंद नहीं है। जो भी चीज अक्षमता और दूसरे दर्जे के मानकों को बढ़ावा देती है उसका मैं प्रबल विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा देश हर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का बने। ये उनके ही पत्र में लिखा गया था। और साथ ही राजीव गांधी ने भी कहा था, आरक्षण अगर लगातार इसी रूप में चलता रहेगा तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल ये है, जब कांग्रेस के अपने सबसे बड़े नेता आगाह कर गए तो आज वही पार्टी समीक्षा से इतनी क्यों कतराती है? और राहुल गांधी का तो हिसाब ही साफ है कि SC, ST, OBC का वोट मोदी सरकार से खींचना है, तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात तो होगी ही, घटाने की बात तो नहीं ही होगी। लेकिन बीजेपी और आरएसएस को खुद से पूछना होगा, क्या उन्होंने अपनी ही विचारधारा पर, अपने ही वैचारिक पुरखों की सोच पर ईमानदारी से चिंतन किया, और क्या अपने ही कोर वोटरों के साथ वो खड़े हैं या नहीं? खैर, अब तक हमने राजनीतिक दलों और विचारधारा की बात की, लेकिन एक सवाल है जो शायद सबसे जरूरी है और सबसे कम पूछा जाता है। तो वो सवाल है, क्या आरक्षण सही हाथों तक पहुंच रहा है? जिस पिछड़े समाज को आरक्षण मिल रहा है, क्या उन्हें सही मायने में इसका फायदा मिल रहा है? मतलब क्या आरक्षण सही हाथों तक पहुंच रहा है? और अगर मिल रहा है तो इतने दशकों बाद भी इतना बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा क्यों है? हाल के दिनों में ये भी देखने को मिला
कि रिजर्व कैटेगरी की सीटों को भरने के लिए मेरिट के मानकों में भी भारी छूट तक देनी पड़ी। फिर चाहे मामला मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं का हो या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, इस पर स्टडी तक नहीं होती कि आरक्षण का असली फायदा कितने सीमित परिवारों तक सिमट कर रह गया है। मोदी जी पसमानदा मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कोर वोटर सवर्ण को जैसे भूल ही जाते हैं। पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा भी यहीं से जुड़ता है और आरोप लगता रहा है कि अशराफ वर्ग ही ज्यादातर लाभ ले जाता है, जबकि पसमानदा वर्ग पिछड़ा ही रह जाता है। तो सवाल ये है, क्या आरक्षण सिर्फ एक टिक बॉक्स बन गया है जिसका फायदा मुट्ठी भर परिवार बार बार उठा रहे हैं, जबकि असली जरूरतमंद आज भी पीछे खड़ा है? तो आइए अब असली सवाल पर निगाह डालते हैं और असली सवाल यही है, ये मांग किसके खिलाफ है और किसके लिए है? समझने वाली बात है ये। जब सवर्ण समाज कहता है समीक्षा कीजिए, तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबके साथ खड़े होने की मांग है। ये अपने बच्चों के भी पक्ष में है और पिछड़े समाज के बच्चों के पक्ष में भी है, क्योंकि पिछड़े समाज का भी एक बड़ा वर्ग आज तक ऊपर नहीं आ पाया। ये सच्चाई है। देश जीत के नारे तो लगाता है, विकसित भारत की बात करता है, लेकिन क्या कोई एक भी राजनीतिक दल है यहाँ पर जो खुलकर कह सके हाँ हम समीक्षा करने को तैयार हैं? तो यहाँ पर एक तार्किक सवाल है, जब हर पीढ़ी बदलती है, समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, तो 80 साल पुरानी नीति बिना समीक्षा के अपरिवर्तित कैसे रह सकती है? तो दोस्तों, ये गुस्सा आज का नहीं है, ये धीरे धीरे सालों से जमा हो रहा था और अब सड़कों तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंतर मंतर से भीड़ को कब हटाया जाएगा, सवाल ये है मन से ये भाव कब हटेगा। और आखिर में संविधान कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, तो क्या बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी एक खूबसूरत लाइन है या असल जिंदगी में भी कहीं दिखती है? चलते चलते एक बात याद आ गई, बरसों की खामोशी अब सवाल बन के निकली है। वक्त बताएगा ये सिर्फ शुरुआत है या मंजिल है। क्या आरक्षण नीति पर अब समीक्षा वक्त की मांग है? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन के जरिए साझा कीजिएगा। तो आज की ये खबर यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत।